नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लॉन्जाइनस का विस्तृत अध्ययन। इसमें सर्वप्रथम हम लॉन्जाइनस का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे कि लॉन्जाइनस कहाँ के निवासी थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, माता पिता कौन हैं और इनका निवास स्थान कहाँ है। लॉन्जाइनस का जीवन परिचय, रचनाओं का संक्षिप्त परिचय और उनका जो उदात्त जो सिद्धांत दिया है उन्होंने, उस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्जाइनस का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जो जन्म है वो पहली या तृतीय शताब्दी में हुआ। स्थान, जन्म स्थान यानी यूनान के स्टेगेरिया नामक नगर में। रचना पेरिप्लस महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना से तो बहुत बार प्रश्न आते हैं। आश्रयदाता है इनकी रानी जेनेविया। सिद्धांत दिया है इन्होंने औदात्य या उदात्त का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है। ग्रीक नाम है इनका लॉन्गिनस। विशेष यूनानी काव्यलोचन के ये शिक्षक थे, यानी यूनान में जो काव्य सिद्धांत था, काव्यलोचन, उसके ये शिक्षक थे। यानी लॉन्जाइनस क्या थे? एक शिक्षक थे। प्रकाशन 1554 ईस्वी में रोबेर्तो नामक इतावली विद्वान द्वारा विषय भाषण शास्त्र लेखन पत्र के रूप में संबोधन, जो इनका रचना है पेरिप्लस, इस रचना का प्रकाशन उन्होंने 1554 ईस्वी में किया। विषय था भाषण शास्त्र, लेखन पत्र रूप में पोस्तुम्यूस तेरेनित्यानुस नामक रोमन युवक को इन्होंने लॉन्जाइनस का जो मित्र था या शिष्य, उसको इन्होंने संबोधन करके पुस्तक लिखी है। भाषण का जो है वो यूनानी भाषा में है और इस रचना में 44 अध्याय हैं। अंग्रेजी में अनुवाद दिस सबलाइम शीर्षक से हुआ है। तो प्रश्न ये भी आता है कि किस रचना का अनुवाद दिस सबलाइम शीर्षक से हुआ है? तो लॉन्जाइनस की जो पुस्तक है पेरिप्लस रचना का। हिंदी में अनुवाद इनका औदात्य सिद्धांत के नाम से हुआ है। तो लॉन्जाइनस की जो प्रसिद्ध रचना है जो पेरिप्लस है, और यह रचना 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भाषण शास्त्र विषय भी पूछा जाता है कि जो पेरिप्लस रचना है उस रचना का विषय क्या है? तो भाषण शास्त्र। भाषा यूनानी भाषा में और अध्याय हैं इसमें 44। महत्वपूर्ण तथ्य इस पुस्तक से संबंधित। लॉन्जाइनस का एक मित्र जो शिष्य है, उस युवक को इन्होंने संबोधित करके यह पुस्तक लिखी है। अध्याय अनुसार जो पेरिप्लस की विषय सूची है उसमें क्या बताया गया है? जो लॉन्जाइनस की रचना है पेरिप्लस, महत्वपूर्ण उसमें क्या है? अध्याय 1 से 7 तक इस रचना में भूमिका है, ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त भूमिका दी है पुस्तक में। ग्रंथ का प्रयोजन कि ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का उन्होंने विवेचन इस रचना में किया है। अध्याय 8 से लेकर 15 तक उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश दिया है। उनमें विचार की गरिमा तथा भाव की प्रबलता का निरूपण किया गया है। अध्याय 16 से 29 तक अलंकारों का निरूपण है, क्योंकि काव्य के शिक्षक थे तो इन्होंने रस छंद अलंकारों पर भी बात की है। तो इन्होंने अध्याय 17 से 29 तक अलंकारों का निरूपण किया है। तो यहाँ से भी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं कि लॉन्जाइनस की जो रचना है पेरिप्लस, उस रचना में अध्याय 8 से 15 तक क्या वर्णन है, 1 से 7 तक किसका वर्णन किया गया है। अध्याय 30 से 38 तक शब्द रूपक बिंब आदि का निरूपण किया गया है, यानी शब्द, रूपक और बिंब है। अध्याय 39 से 40 तक रचना की भव्यता का निरूपण, जो रचना है उस रचना की जो भव्यता है उसके बारे में बताया गया है कि रचना में क्या प्रदर्शित किया गया है, किस प्रकार की रचना है, क्यों लिखी गई है, लिखने का कारण क्या है, तो कितनी विशाल रचना है। अध्याय 41 से 43 तक दृष्टिभेद से उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा की गई है।
अध्याय 44 यानी अध्याय, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉन्जाइनस की रचना पेरुप्सुस में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय 44। उपसंहार दिया गया है इस अध्याय में। यूनान के नैतिक साहित्य हास के कारणों का संधान बताया गया है। यूनान के महान दार्शनिक लॉन्जाइनस का जन्म ईसा की पहली शताब्दी में हुआ। इन्होंने पेरुप्सुस नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द सब्लाइम्स अर्थात औदात्य पर विचार है, यानी इसका अंग्रेजी अनुवाद द सब्लाइम शीर्षक से हुआ है। इस रचना की खोज 1554 ईस्वी में हुई। यह रचना प्रारंभ में यूनानी भाषा में लिखी गई थी तथा 1962 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो महत्वपूर्ण है कि किस भाषा की है? यूनानी भाषा की है। अनुवाद इसका हिंदी में हुआ है 1962 ईस्वी में। पेरुप्सुस रचना के बारे में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसमें उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं धारणाओं का विश्लेषण नहीं, वरन उदात्त शैली के आधार तत्वों का विवेचन प्रधान रूप से है। काव्य के संदर्भ में लॉन्जाइनस का विचार है कि काव्य में भावोत्कर्ष मूल एवं अत्यावश्यक तत्व है। उन्होंने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है कि काव्य या साहित्य का चरम उद्देश्य चरम उल्लास प्रदान करना है। यानी कोई व्यक्ति किसी काव्य को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, किसी रचना को पढ़ता है, तो उसका जो उद्देश्य है वह व्यक्ति को आनंद प्रदान करना है, यानी चरम उल्लास, व्यक्ति को आनंद कर देना, उसको लगे कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी रचना का अध्ययन किया, तो उसके मन में खुशी के भाव हों, आनंद की उसे प्राप्ति हो, या आनंद उसे चाहे कोई ट्रेजेडी कृति पढ़कर हो या हास्य रस की कविता पढ़कर। तो व्यक्ति को, श्रोता को, पाठक को रचना को पढ़कर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। पाठक या श्रोता को वेदांतर शून्य बनाना। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत क्या है? लॉन्जाइनस के ग्रंथ पेरुप्सुस का प्रधान उद्देश्य भाषण शास्त्र है। कथ्य को प्रभावी बनाना कवि और वक्ता दोनों का ही लक्ष्य होता है। इसलिए लॉन्जाइनस के विचार भाषण शास्त्र के साथ साथ काव्य शास्त्र में भी समान रूप से आदरणीय हैं। लॉन्जाइनस कहते हैं कि देवताओं से हमारी किन अर्थों में समानता है? परोपकार और सत्य में। अतः उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, जिसकी सहायता से कवियों और इतिहासकारों ने अमर कीर्ति पाई। वो कहते हैं कि देवता यानी जो देवता मनुष्य हैं, भगवान हैं, उनकी अर्थों में समानता क्या है कि परोपकार और सत्य में। यानी हम जो परोपकार का कार्य करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वह क्या है? हमें समान बनाता है। अतः उदात्त अभिव्यंजना और प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त का काम क्या है? रचना में आप झूठ भी लिख सकते हो, है ना? तो इस प्रकार की उन्होंने बात की है। उदात्त का प्रभाव श्रोता को सम्मोहित कर लेता है, जो हमारा मनोरंजन होता है, जो हमें विस्मित करता है। अनुनीत होना या न होना या पाठक के अधिकार की चीज है, पर उदात्त तो वह बलशाली चीज है जो प्रभावित करके वशीकृत कर लेता है। यानी किसी रचना में उदात्त तत्व का कहने का तात्पर्य है कि रचना ट्रेजेडी कृति हो, हास्य व्यंग्यात्मक रचना हो, कि हम किसी रचना का अध्ययन करें तो उस रचना में पूरी तरह खो जाएं, उसके आनंद को अनुभूति लें, उसके आनंद की, उसकी रचना की, हम अपने आप को उसी परिवेश में, उसी माहौल में महसूस करें जिस रचना का हम अध्ययन कर रहे हैं। वस्तु विन्यास और सृजनात्मक कौशल रचना में आटत्य रहता है और यह धीरे धीरे प्रकट होता है, पर उदात्त बिजली की तरह होता है और पूरे विषय को उद्भाषित कर देता है। उदात्त क्या है? बिजली की तरह है कि किसी रचना का आपने अध्ययन किया और कोई उसमें जो उदात्त तत्व है वो आपको एकदम से अनुभूत कर देगा रचना के प्रति। उदात्त अभिव्यंजना का प्राकर्ष्य है और वैशिष्ट्य भी। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, सम्मोहन है। अनुनयन उससे, रचना से अलगाव होना नहीं, उसके प्रति सम्मोहित होना, सम्मोहन होना। उदात्त यदा कदा नहीं बल्कि सदा और सबको सम्मोहित करता है। उदात्त रचना कौशल से पृथक है और अचानक प्रकट होता है। उदात्त नियम निरपेक्ष नहीं होता, इसके लिए अंतर प्रेरणा की जितनी आवश्यकता होती है
उतनी ही नियंत्रण की। लॉन्जाइनस उदात्त की प्राप्ति के लिए केवल प्रतिमा को ही प्राप्त नहीं मानते, बल्कि ज्ञान को भी प्रतिभा को भी प्राप्त नहीं मानते, बल्कि ज्ञान को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। तात्पर्य यह है कि उदात्त नैसर्गिक नहीं, उत्पाद्य भी हैं। उदात्त के अवरोधक तत्व हैं अवयव निम्नलिखित हैं: शब्दाडंबर, बलाशित या गरिमाहीनता, भावाडंबर। यानी उदात्त तत्व को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को शब्दाडंबर नहीं करने चाहिए। व्यक्ति को रचना में उतने ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उतने ही गरिमामयी अर्थ तत्वों के आधार पर जो शब्द रचना को अच्छा बनाए। बालिश या गरिमाहीन, ये इस प्रकार की अगर रचना हो जाती है तो रचना की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो गरिमाहीन हो जाती है। और भावाडंबर से बचना चाहिए, यानी अत्यधिक भाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तविक उदात्त में कुछ ऐसी अंतर्निहित शक्ति होती है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठा देती है और हमें आनंद से भर देती है। यानी जो वास्तविक रचना है, यानी कोई कवि निम्न वर्ग के बारे में लिख रहा है या मध्य वर्ग पर, स्त्री पर बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्श पर कोई व्यक्ति रचनाएं लिख रहा है, अपनी कविता लिख रहा है प्रकृति पर, तो जो हकीकत, कहने का तात्पर्य है जो सच्चाई है उसी को व्यक्त करे, झूठी रचना न लिखे। जो सच होगा, जो सच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि आपने कोई कविता लिखी प्रकृति पर तो प्रकृति की तारीफ कर दी, पर इतना भी नहीं कि इतनी झूठी तारीफ की कि रचना पढ़ने में आकर्षक ही नहीं लग रही, व्यक्ति को आनंद प्रदान नहीं कर रही। तो रचना का जो विषय हो वो है वास्तविक हो, हकीकत हो, और उस रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का मन आनंद से भर जाए। उदात्तों के 5 तत्व बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? उदात्त विषय वस्तु। लॉन्जाइनस को यह स्पष्ट धारणा है कि काव्य रचना में वर्ण विषय की उदात्तता एवं उस पर निहित महान अवधारणा से ही रचना महान बनती है। इसीलिए रचना को महान बनाने के लिए आवश्यक है कि रचना कृति की वर्ण वस्तु को उदात्त एवं विशिष्ट गुणों से युक्त बनाएं। लॉन्जाइनस का कहना है कि उदात्त विषय के चुनाव के लिए रचनाकार को महान कृतियों का अनुशीलन करना चाहिए। यानी जिस प्रकार के व्यक्ति के विचार होंगे, जितना उसने अध्ययन किया होगा, जो उसके भाव होंगे, वही रचना को उत्कृष्ट रचना बनाते हैं। अगला है भावों का उदात्त चित्रण। लॉन्जाइनस का कहना है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आवेश, उन्माद और उत्साह के वेग से फूटता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं कि मैं यह बात पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि जो आवेश, उन्माद और उत्साह के वेग से फूटता है, यानी जो रचना इस प्रकार के उससे की जाती है उसको पढ़ने में व्यक्ति को आनंद आता है, और उस प्रकार की रचना दुर्लभ है, वो रचना आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने भव्य आवेग उसे माना है जो व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाए है। आवेग भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्च एवं निम्न। लॉन्जाइनस के अनुसार उत्साह का तीव्र आवेग उत्कृष्ट भावों की ओर प्रेरित करता है, अतः उदात्त भाव जन्मते हैं। कविता में उसके उत्पन्न होने से वाणी में ओज और क्रांति उत्पन्न होती है। साधारण शब्दों में कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में कविता करने का तीव्र विचार आया तो व्यक्ति ने कविता की, उसके मन में उसी कविता के अनुसार शब्द आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, तो व्यक्ति रचनाएं लिख लेता है। अगर व्यक्ति के मन में कविता लिखने का विचार नहीं है, जबरदस्ती उससे कहा जा रहा है कि तुम एक अच्छी कविता लिखो, तो व्यक्ति के मन में विचार भी नहीं आएंगे, उस प्रकार के भाव भी नहीं आएंगे कविता के, तो वो रचना इतनी उत्कृष्ट रचना नहीं होगी। उदात्त भावों की उत्कृष्टता के लिए हर्षोल्लास, उदार, संभ्रम, विस्मय आवश्यक होते हैं। दूसरी ओर शोक, भय, दया, घृणा आदि से आत्मा संकुचित होती है। अतः लॉन्जाइनस ने उदात्त सृजन हेतु भावों की उत्कृष्टता को अनिवार्य माना है। यानी इस प्रकार जब व्यक्ति के मन में विचार आएंगे तो वो दुखी होगा, मन से परेशान होगा,
तो उसकी रचना भी बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छी नहीं होगी। जब व्यक्ति खुश है, सुखी है, उसके मन में हर्ष के भाव हैं, तो रचना भी उसकी उत्कृष्ट होगी। अलंकारों का समुचित प्रयोग। लॉन्जाइनस के अनुसार अलंकार प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, वरन भावों के उत्कर्ष के लिए उनका समुचित प्रयोग हो। काव्य में अलंकार ठूसे नहीं जाने चाहिए, यानी जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी आपने अलंकार डाल दिए, वहां भी छंद छंद विधान कर दिया। नहीं, जहां आवश्यकता हो उसके अनुसार ही अलंकारों का प्रयोग हो, अपितु उनका प्रयोग इस तरह किया जाए इसमें भावों वेगों की तीव्रता से मदद मिले। यह भी ध्यान रखने की बात है कि पाठकों का ध्यान अलंकार की ओर न जाकर रचना विशेष के भावों में रमना चाहिए। यानी आपने कविता में इतने सारे अलंकार छंद रस डाल दिए कि व्यक्ति रचना को पढ़ने के साथ साथ तो रस छंद अलंकारों पर अधिक ध्यान दे रहा है। उदात्त शब्द चयन योजना। लॉन्जाइनस ने उदात्त काव्य सृजन हेतु उदात्त शब्द योजना को भी आवश्यक माना है। इसके अंतर्गत उन्होंने शब्दावली, पद, रूपक, उपमा आदि पर विचार किया है। वे विचारों के अनुरूप पद रचना के पक्षपाती हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार सुंदर शब्दावली भव्य विचारों के लिए प्रकाश का काम करती है। यानी वो कहते हैं कि अगर आपने शब्दों का चयन अच्छा किया है, सुंदर शब्द रखे हैं, तो क्या है, वो एक तरह से रचना क्या है, आकर्षित लग रही है, आकर्षक लग रही है, व्यक्ति को सुंदर लग रही है पढ़ने में, और रचना भी अच्छी लगती है। भाषा की शब्दावली के प्रसंग में उनकी मान्यता है कि वही शब्दावली और पद विन्यास रचना के लिए उपयुक्त हैं जो उसमें निहित विचारों एवं भावों को भव्य एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकें। गरिमामय रचना विधान। गरिमामय रचना विधान से आशय है शब्दों, विचारों, कार्यों, सौंदर्य के राग के रूपों का सुंदर समन्वय करने से। यानी रचना कैसी हो, व्यक्ति उसके जो उस रचना में जिन कार्यों का वर्णन किया जा रहा हो, जो विचार दिए हों, जो सौंदर्य की तारीफ की हो, तो वो कैसी हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, सुसज्जित हो। लॉन्जाइनस रचना का प्राणतत्व सामंजस्य को मानते हैं। यह सामंजस्य उदात्त शैली के लिए आवश्यक है। यह रचना विधान शरीर रचना के समान होना चाहिए। शरीर के समस्त अवयव परस्पर सामंजस्य रखकर ही शरीर की पूर्णता को प्रकट करते हैं। यानी उनका कहना है कि जिस प्रकार एक शरीर में सभी अवयव शरीर अंग एक साथ होकर शरीर के कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक रचना में भी ये नहीं कि एक पद कहीं जा रहा है, छंद कहीं जा रहा है, अलंकार कहीं जा रहा है और बाकी जो लाइनें हैं आपस में मैच नहीं कर रही हैं कविता की। यानी ऊपर की 2 लाइन कुछ और बात कह रही है, नीचे की 4 लाइन कुछ अन्य बात कह रही है। तो ऐसा नहीं हो, पूरी रचना, पूरी कविता, पूरा काव्य एक ही अर्थ को प्रकट करे, एक तरह का सुंदर सामंजस्य बनाकर चले। उसी प्रकार शैलीगत एकान्वित रचना को उदात्त एवं गरिमामय बनाती है। लॉन्जाइनस उसी काव्य सृष्टि को उत्कृष्ट मानते हैं जो पाठकों को एक बार नहीं बार बार उत्तेजित और उद्वेलित करे। यानी वो कहते हैं कि वही काव्य उत्कृष्ट है, वही काव्य बहुत अच्छा है जो किसी पाठक ने एक रचना को एक बार अध्ययन किया तो उसका मन एक बार अध्ययन करने से न भरे, उसको बार बार उस रचना को पढ़ने का मन करे और रचना उसको अपनी ओर आकर्षित करे, जो विभिन्न पेशे, आकांक्षाओं, युगों और भाषाओं के मनुष्यों को बार बार पढ़ी सुनी जाने पर प्रभावित कर सके। जिस प्रकार हम आज के डेट में हम कबीर का साहित्य पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कबीर की जो रचनाएं हैं, उनकी दोहे हैं, उनकी क्या है, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। समाज को एक आईना प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार हमारे समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है। तो उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, उनके काव्य आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यानी जो उस समय उन्होंने 14वीं शताब्दी में उस बात को कही थी, वो बात अगर आज भी रचना पढ़ी जाए तो रचना आज के समय में भी सच्चाई को प्रदर्शित करती हैं। यानी रचना ऐसी हो जो बार बार पढ़ी जाने पर भी व्यक्ति को प्रभावित करें, उसको अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं। उदात्त के विरोधी तत्व। लॉन्जाइनस ने उदात्त के विरोधी तत्वों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि हम काव्य में उदात्त तत्वों का समावेश
तभी कर सकते हैं जबकि हम काव्य में उदात्त तत्व के वाचक एवं विरोधी दोषों का भी समुचित परिहार कर लें। ये दोष हैं शब्दाडंबर, बचकानापन या अनुचित विस्तार, भावाडंबर, नवीनता दिखाने का प्रयास। यानी कविता में हमेशा इस प्रकार के फालतू बातों का न प्रयोग करके, न भावाडंबर जो भाव नहीं है उनको भी कविता में दिखाएं, बचकानापन बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, अनुचित विस्तार, ये सब नहीं होने चाहिए। इन सभी दोषों का वस्तुतः एक मुख्य कारण है नयापन। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ नया लिखूं, मैं कुछ नवीन रचना करूं, तो वो क्या सोचता है कि जो जहां पर जिस बात की आवश्यकता नहीं है वो बात वहां पर लिख दी, जो शब्द उचित नहीं लग रहे तो वो भी वहां पर प्रयोग कर दिए। जमाने से हटकर कुछ करने का या भाव या पूर्वाग्रह की नवीनता को लाता है और वास्तव में केवल नएपन के लिए नयापन लाना ही दोषों की शुरुआत है। यानी एक रचना चल रही है, कविता लिखी किसी ने प्रकृति पर, अरे एक कवि ने सोचा प्रकृति पर तो बहुत हो गया, मैं कुछ अलग लिखता हूँ अच्छा सा, तो उसने कुछ अलग लिखा और वो इतना नया हो गया कि उस कविता वो लग ही नहीं रही कि आपने कविता लिखी है, कुछ लिखा है, तो उसमें क्या एक दोष आ गया। तो इस प्रकार के भी दोष कविताओं में आ जाते हैं। यदि सुंदर शैली, भव्य कल्पना, उदात्त वस्तु विधान एवं उपयुक्त भाषा एवं शब्द योजना की योजना हो तो रचना निश्चय ही प्रभावोत्पादक, उदात्तता के गुणों से संपृक्त और महान बन जाएगी। यदि उपयुक्त गुणों से काव्य में भव्यता एवं गरिमा का संचरण होता है तो इन्हीं से काव्य में दोषों का आगमन भी होता है। वास्तव में उचित एवं संतुलित गुणों से युक्त रचना निश्चय ही उदात्त, भव्य एवं श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ एवं महान रचनाकार जन्मदाता होता है। यानी लॉन्जाइनस क्या है, एक कवि है, शिक्षण के कवि थे, एक शिक्षक थे पेशे से और रचनाएं भी इन्होंने लिखी। इनकी रचना है भाषण शास्त्र, इसका द सुब्लाइम शीर्षक से अनुवाद हुआ 1554 ईस्वी में। तो महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने अध्ययन किया आज के सत्र में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य साहित्यकारों का, अन्य रचनाओं का, अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।